Hello students, today we will discuss NTA NEET Test 69 Chemistry Solution and in this paper 25 to 26 general chemistry questions and 10 inorganic and almost 10 organic chemistry questions. Now we will start from question number 1, myself Navneet Jain. 4.88 gram of when heated produce 1.92 gram and 2.96 gram of KCl. Which of the following statement regarding the experiment is correct? ये कहना ये चाह रहा है कि 4.88 ग्राम एक सब्सटेंस को हीट किया है और जो टोटल बन रहा है वो कितना फॉर्म हो रहा है 1.92 एंड 2.96 ग्राम ऑफ KCl ऑब्टेन हो रहा है. तो अगर अपन बात करें 4.88 ग्राम अपना रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है 1.92 प्लस 2.96 यानी 4.88 ग्राम ही प्रोडक्ट बन रहा है. हालांकि क्वेश्चन हमारे से ये पूछना चाह रहा था कि पोटेशियम क्लोरेट को जब अपन हीट करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ O2 फॉर्म होता है और यहाँ पे कैटलिस्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 रिक्वायर्ड होता है. तो जो रिएक्टेंट है उसका मास कितना है 4.88 ग्राम और प्रोडक्ट का दोनों का मिला के मास कितना है 4.88 ग्राम. तो ये रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है? द रिजल्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इसका आंसर क्या हो गया ए, क्योंकि इसमें मास क्या रह रहा है कंजर्व रह रहा है. वैसे सब केमिकल रिएक्शंस के अंदर मास कंजर्व रहता है, ठीक है ना. तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा. उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. P is the probability of finding the first electron of the hydrogen atom in a spherical shape of infinitesimal thickness dr at a displace r from the nucleus. The volume of this small is 4 pi r square d square. The qualitative sketch of the dependence of P on r can be represented by which of the following graph? तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 1s ऑर्बिटल में होगा और 1s ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा 1 होगा. तो s के लिए क्या होता है हमें उतनी ही पीक ऑब्टेन होती है. नंबर ऑफ पीक जो होती है ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इक्वल होती है s ऑर्बिटल के लिए. और अगर ये इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल का होता तो एक लेस पीक ऑब्टेन होती है और अगर d ऑर्बिटल का होता तो 2 लेस पीक ऑब्टेन होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. जैसे 3d होता तो 3d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो हमें केवल एक पीक ऑब्टेन होती. जैसे p होता 2p, अब 2p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो हमें एक पीक ऑब्टेन होती. और s अगर 4s होता तो हमें 4 पीक ऑब्टेन होती. यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इक्वल हमें पीक ऑब्टेन होगी. यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होगा तो हमें एक पीक ऑब्टेन होगी. तो अगर हम बात करें यहाँ पे चारों ऑप्शंस की तो हमें एक पीक केवल किस ऑप्शन में मिल रही है डी ऑप्शन में मिल रही है. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है ना. वैसे इसके जनरल रूल्स यही होते हैं कि सबसे पहले हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना चाहिए. n जितना ज़्यादा होगा ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पीक फ्रॉम y एक्सिस. नंबर ऑफ पीक किसके इक्वल होगी मैंने आपको जैसा कि बताया. अगर s का इलेक्ट्रॉन है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इक्वल होगी. p का इलेक्ट्रॉन है तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे एक कम पीक मिलेगी. और अगर d का इलेक्ट्रॉन है तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे 2 कम पीक मिलेगी, ठीक है. और दे इंक्रीज इन हाइट एज वी मूव टूवर्ड्स द हाईएस्ट पीक. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी. इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन. द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस इज, रिवर्स होते दोनों एक दूसरे के तो माइनस में हो जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द नेगेटिव ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. दोनों की डेफिनेशन भी अपोजिट है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. नाउ वी मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. अमॉन्ग द LiCl, RbCl, BeCl2 एंड MgCl2 द कंपाउंड विद ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक करेक्टर रेस्पेक्टिवली. तो बेटा यहाँ पे फजांस रूल लगेगा. तो इन दोनों पे तो +2 चार्ज है. एक तो बेरिलियम पे +2 चार्ज है और एक मैग्नीशियम पे +2 चार्ज. तो +1 वाला ज़्यादा आयनिक होगा. +2 चार्ज होगा तो कैटायन का साइज छोटा होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होंगे. अब इन दोनों में ज़्यादा कोवेलेंट कौन, इन दोनों में ज़्यादा आयनिक कौन है? तो जिसमें क्या होगा कैटायन का साइज़ क्या होगा बड़ा होगा. तो RbCl क्या है सबसे ज़्यादा आयनिक है और सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसमें होंगे जो सबसे स्मॉलर कैटायन होगा यानी BeCl2. तो RbCl एंड BeCl2
यहाँ पे फजांस रूल अप्लाई करना है। बेरिलियम 2+ सबसे स्मॉलर कैटायन है, और जो सबसे स्मॉलर कैटायन होता है उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, उसके तो कोवलेंट करैक्टर क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट होते हैं। तो फोर्थ का आंसर बी चल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5th, MOH whole X has a KSP of 4 × 10⁻⁹ and its solubility is 10⁻³ molarity. The value of X is, तो हमें सबसे पहले कुछ एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हम एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, MOH whole X gives MX plus X moles of OH-। इसको अगर आप X मान रहे हो तो हो जाएगा X × 10⁻³ मोलैरिटीज़ की कंसनट्रेशन हो जाएगी। KSP का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ MX प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस रेज टू द पावर X। KSP अपने पास कितना है, 4 × 10⁻⁹, और ये जो मोलैरिटी हमें वो कितनी गिवन है, 10⁻³ और यहाँ पे इसकी जो कंसनट्रेशन वो कितनी गिवन है, X × 10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ पे ये जो X है इसकी जगह आप लिख सकते हो 10⁻³ इसकी क्या है, कंसनट्रेशन है। तो यहाँ पे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जो X की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 4 × 10⁻⁹ अपॉन 10⁻³ × 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे अपने पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की। 2 gases A and B having the same temperature T, same pressure P and same volume V are mixed. If the temperature of mixture is unchanged, the volume occupied by it is V/2, then the pressure of the mixture will be। तो अब आप देखो जो प्रेशर है वो हमें कैलकुलेट करना है। P1 वॉल्यूम हाफ हो गया तो ये हो गया, P2 वॉल्यूम हाफ हो गया तो V1/2, तो 2 ऊपर चला गया। ठीक है, और N1 RT नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो ये मोल्स डबल कर दिए। RT दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम है, तो RT से RT कैंसिल हो गया, V1 से V2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो P2 आया वो कितने टाइम्स ऑफ, 4 टाइम्स ऑफ P1 के इक्वल आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 का D आंसर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमर। पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रोमॉलिक्यूल, करेक्ट है। पॉलीमर्स में भी नेचुरल और सिंथेटिक ऑरिजिन, ये भी करेक्ट है। जनरली कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर ओनली, नो। सी इनकरेक्ट हो गया। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा वेराइटी के क्या होते हैं, रिएक्टेंट स्पीशीज प्रेजेंट होती है, जैसे नायलॉन 6,6, बैकेलाइट वगैरह, सब क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पीपीटी बनेगा किसका, यहाँ पे पीपीटी फॉर्म होगा किसका, AgBr का। यहाँ पे पीपीटी जो फॉर्म होगा वो AgBr का फॉर्म होगा, और साथ में बनेगा साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन जो कि एरोमेटिक है। प्रोडक्ट इज एरोमेटिक, करेक्ट है। प्रोडक्ट इज डायपोल मोमेंट, चार्ज का सेपरेशन हो गया तो डायपोल मोमेंट होगा, पोलर भी होगा, वाटर में सोल्यूबल भी होगा। प्रोडक्ट हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी, नो। प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, यस। इनकरेक्ट पूछा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्ट्रक्चर शोन। तो ये जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर हो जाएगा 1, ये 1, ये 2, और ये क्या हो जाएगा 3। अगर हम बात करें IUPAC वाली नंबरिंग की तो इसको अपन 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3, इसको 4। तो एक तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, एक 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स चेंज हो रही है, तो कनेक्टिविटी जब भी चेंज होगी तो कौन सा आइसोमर्स कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ X2, Y2 एंड XY3 आर 60, 40 and 50 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। फॉर द रिएक्शन हाफ ऑफ X2 + 3/2 y ऑफ Y2 XY3 एंथैल्पी चेंज है -30 किलोजूल टू बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर है तो डेल्टा जी तो 0 हो जाएगा। द टेम्परेचर शुड बी,
ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एंट्रोपी चेंज निकाल लेना चाहिए। तो डेल्टा एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंट्रोपी किसकी, XY3 की माइनस हाफ ऑफ X2 की और -3/2 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा Y2 की। तो यहाँ पे हमें गिवन है कितनी 50, ये कितनी गिवन है X2 वाली 60 गिवन है और ये हमारे पास कितनी गिवन है 40 गिवन है। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -40 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा जी क्या हो जाएगा 0। तो जो डेल्टा H है वो किसके इक्वल हो जाएगा, T डेल्टा S के। डेल्टा H अपने को कितना गिवन है -30 किलो जूल, तो इसको आप कर लेना -30 किलो जूल हमें गिवन है। और एंट्रोपी चेंज T डेल्टा S आपको निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा ऐसे कर लें आप चाहे तो डायरेक्ट, डेल्टा H जो हमें गिवन है -30 है, ये -40 इंटू 10⁻³ इंटू T, तो ये जाएगा अपने पास कितना 3000/4 इज इक्वल टू 750, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा A। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर है तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H जो होगा वो T डेल्टा S इक्वल हो जाएगा, टेम्परेचर जाएगा 750 केल्विन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स। ये +1 हो गया, ये X, ये -1, ये -1, ये -1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया +2। तो 11th का आंसर क्या हो गया A, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, pK ऑफ वीक एसिड 5.76 एंड pKb ऑफ वीक बेस 5.25, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्ट। वीक एसिड और वीक बेस के जो pH का फॉर्मूला होता है वो होता है pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw जो कि 14 होता है प्लस pKa माइनस pKb। ठीक है, तो pKw/2 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14/2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये जाएगा 7 प्लस हाफ ऑफ 5.76 माइनस 5.25, तो हो जाएगा 7 प्लस 0.51/2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0.25, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7.25। तो आंसर हो जाएगा अपने पास A, 12th का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, फॉस्फेट आयन ये होता है PO4 3- कितने सिग्मा बॉन्ड है 4, तो फॉस्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, तो ICl4-, तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा ये तो। ठीक है ना, ऑक्टाइडल जाएगा इसका, तो sp3d2, ये हो जाएगा sp2 SO3 में सल्फर का, नाइट्रेट में हो जाएगा sp2 और सल्फेट में भी sp3 आ जाएगा, तो इसका आंसर D हो जाएगा। सल्फेट में भी जो सल्फर का जो हाइब्रिडेशन होगा तो इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, द EA of the reaction in the presence of catalyst is 4.15 kilojule per mole and in the absence of catalyst 8.3 kilojule per mole. What is the slope of the plot of ln K versus T in the absence of catalyst is। हमें पता ऑरेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA/RT। ठीक है, तो अगर हम इसका क्या लें नेचुरल लॉग लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT, ये हो जाएगा आपका Y, ये हो जाएगा C, और 1/T को आप क्या मान लेना X, तो स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा, स्लोप इक्वल आ जाएगा आपके स्लोप इज इक्वल टू -EA/RK जो कि अपने को गिवन है -8.3 इंटू 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा 1000, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C, 14 का आंसर C होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लेड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूट HCl इन कोल्ड बिकॉज, क्योंकि लेड की रिएक्शन अगर आप HCl से कराओगे तो लेड के ऊपर तो क्लोराइड बन जाएगा,
PB is less electronegative than hydrogen. No. PbO film is formed which resists chemical attack by acid. No. A protective coating of PbCl2 is formed on the lead surface. इसका आंसर क्या हो जाएगा? C. 15 की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की. ब्रोमिनेशन टेक प्लेस मेजॉरिटी एज. तो देखो कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है. अलाइलिक फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल होता है. तो यहाँ पे जो CH3 है ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एक तो ये 3 डिग्री भी है और एक अलाइलिक भी है. तो इसके अंदर क्या होगा, ये डीलोकलाइज होकर इधर भी जा सकता है. ठीक है, तो ए लिखा हुआ है यहाँ पे अलाइलिक की जगह, तो ए इसमें है, ए ऑप्शन के अंदर ही. तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 की अगर अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. तो डेल्टा टी बी जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है IKBM. मोलैलिटी होती है W0/M0 और नीचे मास ऑफ सॉलिड kg. इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉलिड kg. तो मास ऑफ सॉलिड तो सब में सेम है चारों ऑप्शंस के अंदर. वैल्यू KB भी सेम रहेगा. तो डिसाइड होगा किससे? I और N से. तो I और N देखो, इसमें ग्लूकोज के लिए I1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 × 1/180. ये हो जाएगा आपके पास 1 × 1/342. सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 होगा. C12H22O11. और सोडियम क्लोराइड के लिए आयोटा फैक्टर 2 होगा, तो 2 × 1/58.5. और कैल्शियम क्लोराइड के लिए आयोटा फैक्टर 3 होगा, 3 × 1/111. कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 111 होता है. कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 71. तो इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो ये तो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तो 1/180. सेकेंड आ जाएगा 1/342. ये आ जाएगा 1/2 2 4 2 9 29.5. 2 2 4 9 29.2 और ये जाएगा 1/37. तो सबसे ग्रेटर वैल्यू किसकी आ रही है? C ऑप्शन की. तो डेल्टा टी भी जितना ज़्यादा होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी उसका इतना ही ज़्यादा होगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द कंपाउंड K2PtCl4 वुड हैव ए मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी इन एक्वस सोल्यूशन मोस्ट क्लोजली टू. तो K2PtCl4 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम देगा और एक देगा PtCl4 2-. तो टोटल 3 आयंस मिलेंगे. अब आप ये देखो 3 आयंस किस में मिलेंगे? 2 तो सोडियम में और एक किसमें? सल्फेट के अंदर. 18 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की. द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव कायरल कार्बन रिस्पेक्टिवली. तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? CHO 1 2 3 4 5 6. OH OH OH. कितने कायरल सेंटर है? 1 2 3 4. अगर फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2OH C डबल बॉन्ड O. इसमें कितने कायरल सेंटर है? 3. तो 4 and 3, यानी इसका आंसर क्या हो गया? B. इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की. विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल गैस है हायर वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट द सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर सेम है, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 RT. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो होगी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. तो ऑल हैव इक्वल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट दिया हुआ है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, half of N2 plus O2 gives NO2 or 2 moles of NO2 gives N2O4. Using above equation write down the expression of for K the following reaction. देखो बेटा इसमें फर्स्ट में क्या हो रहा है? आप N2 का कोफिशिएंट देखो 1 है और प्रोडक्ट साइड पर है और इधर रिएक्टेंट साइड पर है. तो फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रिएक्शन को, तो 2 मोल्स ऑफ NO2 आ जाएगा, N2 प्लस 2 मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा? O2 आ जाएगा. आपने रिवर्स किया है तो 1/K1 और आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर हो गया. और सेकंड इक्वेशन में क्या होगा? आपको जस्ट रिवर्स करना है, क्योंकि N2O4 जो है वो इसमें प्रोडक्ट साइड पर है, ये देखो, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे. तो इसको रिवर्स करोगे आप
तो क्या आ जाएगा, N2O4 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2। रिवर्स करो तो 1 अपॉन क्या हो गया, K2 हो गया। दोनों को ऐड करोगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगी N2O4 गिव्स N2 प्लस 2 मोल्स ऑफ O2। ये हो जाएगा 1 अपॉन K1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन K2। तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी, 21 का क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। Br2 सनलाइट है, टोलुइन है, तो फ्री रेडिकल बनेगा, तो Y तो हो जाएगा क्या, CH2Br। Y तो हो जाएगा CH2Br। एक ही ऑप्शन लग रहा है बी वाला, ठीक है ना। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। और जो अपने पास Br2 कार्बन डाइसल्फाइड है उसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दो, तो एक बार पैरा पे Br और एक बार ऑर्थो पे Br, दोनों का मिक्सचर ऑब्टेन होगा। 22 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 है LiCl.3NH3 solid gives LiCl.NH3 solid plus 2 moles of NH3 gas. Kp is equal to 9 atm square at 37 degrees Celsius. A 5 liter vessel contains 0.1 moles of LiCl.NH3. How many moles of NH3 should be added to the flask at this temperature? Derive the backward reaction for completion. Backward reaction कब complete होगी, जब पूरे प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। इनिशियल जितने मोल्स उसमें से जितने मोल्स से वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी अपन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए अपने को गिवन क्या है, LiCl.3NH3 और ये भी सॉलिड है, गिव्स LiCl.NH3 ये भी सॉलिड है, प्लस 2 मोल्स ऑफ NH3 ये क्या है, गैस है। ये सॉलिड है, ये हमें कितना गिवन है, 0.1 मोल गिवन है इसका, और इसके मोल्स मान लेते हैं अपन A, और फिर इसका 0.1 है, इससे इसका 0 बनेगा, और A में से 0.2 क्योंकि इसके 1 से इसके 2 बन रहे हैं, तो Kp निकालना है। Kp किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो ये हो जाएगा 9। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, PV इज़ इक्वल टू nRT, तो 3 × 5 इज़ इक्वल टू A माइनस 0.2। R की वैल्यू ऊपर गिवन है अपने को 0.082 और टेम्परेचर कितना गिवन है, 310, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन की, तो जो A हमारे को ऑब्टेन होगा वो कितना ऑब्टेन होगा, 0.79, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद बात करते हैं 24 की। द ट्रांक्विलाइजर न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग होती है, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ट्रॉवल्फिया सर्पेंटाइना। इसके अंदर एस्पिरिन होता है जो कि हाइपरटेंशन में यूज़ होता है, बीपी को कम करता है, और साइको ट्रीटमेंट के अंदर भी इसका यूज़ होता है। 25 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व ग्रीन केमिस्ट्री। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का environmental friendly HFC and other compounds, replace halogenated solvent by liquid CO2, सही है। use of H2O2 for bleaching instead of Cl2, सही बात है, ठीक है। मेकिंग डिस्पोजेबल ईटिंग यूटेंसिल्स एंड स्टोरेज जार ऑफ प्लास्टिक, नो। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद है SN2 का ऑर्डर पूछा है, तो 1 डिग्री हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अब इसमें फर्स्ट वाला 1 डिग्री है, सेकंड वाला भी 1 डिग्री बट हिस्टेरिक हिंड्रेंस है, थर्ड वाला भी 1 डिग्री बट हिस्टेरिक हिंड्रेंस बहुत क्लोजर है, और फोर्थ वाले में तो सबसे ज़्यादा हिस्टेरिक हिंड्रेंस है। तो सबसे ज़्यादा फास्टर से फर्स्ट जाएगा और फोर्थ सबसे लीस्ट से जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये अपना क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि हिस्टेरिक हिंड्रेंस ट्रांजिशन स्टेट में सबसे कम किसके अंदर आएगी, फर्स्ट वाले में आएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, ए फ्यूल सेल इन्वॉल्व कंबशन ऑफ ब्यूटेन एट 1 atm, डेल्टा G0 गिवन है, द वैल्यू ऑफ E0 ऑफ सेल इज़ नियरली इज़। तो C4H10 है ना, तो यहाँ पे जो कार्बन है, अगर हम बात करें C4H10 की, तो C4H10 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा,
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का आएगा 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10। यानी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +10 है चारों कार्बन की। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो एक कार्बन की आ रही है +4, ठीक है। तो 4 कार्बन की हो जाएगी +16, सॉरी -10 आ रही है यहाँ पे। कार्बन को अपन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं हाइड्रोजन से, तो -10 से कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +16 में चेंज हो रही है। यानी जो चेंज आ रहा है वो कितने का चेंजेस आ रहा है, 26 का चेंज आ रहा है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वो कितना आ रहा है, 26 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आपको फॉर्मूला लगा देना, ΔG0 = -NF_E0। ये हो जाएगा आपके पास -26, ये हो जाएगा 96500। E0 आपको कैलकुलेट करना है और ΔG आपको गिवन है कितना, -2746, ठीक है। किलो जूल है तो आप इसको जूल में भी चेंज कर सकते हो, ×10⁻3। तो यहाँ से जब आप E0 कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका नियर अबाउट, आपका जो E0 आएगा वो आएगा 1.09 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट के अराउंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें आपको एन निकालना सबसे बेसिक डील है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है -10 से +16 हो रहा है, यानी 26 का चेंज आ रहा है, तो एन की वैल्यू 26 हो जाएगी। ΔG0 हमें गिवन ही है, E0 अपन निकाल ही लेंगे। फैराडे 96500 होता ही है जो कि हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं 28 इथाइलिन डाइक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। और इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है, CH3CHCl2। फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, आर बोथ हाइड्रोलाइज टू ईव सेम प्रोडक्ट, नो। इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे वाटर से तो डाईऑल्स मिलेंगे, और इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH, एक कार्बन पे 2 OH आएंगे जो कि अनस्टेबल होंगे, और यहाँ से किसका एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर का, और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट तो फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ ग्लीसराइल ओलिएट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सोप, सैपोनिफिकेशन। बेसिक मीडियम में एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो क्या कहलाता है, सैपोनिफिकेशन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH2 CH CH2O CO C17H32। C17H32 OC डबल बॉन्ड हो C17H32, और इसकी रिएक्शन करें अपन ने 3 मोल्स ऑफ NaOH से, सैपोनिफिकेशन। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया है तो एक तो अपने को मिल जाएगा ग्लीसरॉल, और एक अपने को मिल जाएंगे 3 मोल्स ऑफ C17H32 COO- और Na+। तो देखो आप, ग्लिसरॉल एक ही ऑप्शन बन रहा है सी के अंदर, या और किसी में बन रहा है, डी में ही बन रहा है, और सॉल्ट बनेगा क्योंकि बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सी नहीं जाएगा क्योंकि सी में एसिड बन रहा है, जबकि इसके अंदर सॉल्ट बनना चाहिए क्योंकि बेसिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस सैपोनिफिकेशन कहलाता है और ये सोप फॉर्मेशन के अंदर यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। तो हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है एल्कलीन अर्थ मेटल में नीचे आने पर डिक्रीज होती है। तो सबसे बड़ा कैटायन कौन है, बेरियम है, तो इसका जो हाइड्रेट होगा सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो 30 का डी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिशन मेटल्स, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नो, बहुत हाई होते हैं, ये इनकरेक्ट लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। 5D एलिमेंट्स हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन 3D एंड 4D एलिमेंट्स, सही बात है। जर्कोनियम हाफनियम का साइज सेम हो जाएगा ड्यू टू द लैंथेनाइड एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन, दे फॉर्म इंटरस्टेट कंपाउंड, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट क्या हो गया, ए ही हो गया क्वेश्चन नंबर 31 में। 32 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड ये एसिडिक होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, Al2O3 और Sb2O3 दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। और ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। मेटल के ऑक्साइड वैसे ही बेसिक होते हैं, ऑक्साइड का नीचे आने पे बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। इसके बाद इन विच द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट टेक प्लेस, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में BDC बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 33 की बात हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, द कंडीशन फॉर द
मैथामोग्लोबिनीमिया बाय ड्रिंकिंग वाटर इज़, तो यूरोपियन जो स्टैंडर्ड्स है यूरोपियन, उसमें ये कहा गया है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर नाइट्रेट जो 15 पिकोमीटर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, मैथमा ग्लोबिनेमिया बाय ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। याद ही करना है आपको, क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है। उसके हम बात करते हैं 35 का बी। द अरेंज ऑफ सल्फर इन जिंक ब्लेंड एंड वुडजाइड स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली आर, बी हो जाएगा इसका, बहुत क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि जो ब्लैंड स्ट्रक्चर होती है ना उसके अंदर CCP एरो होता है, और जो वुडजाइड स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर HCP फ्रेमवर्क होता है। तो पूछा है इसने सबसे पहले ब्लैंड, तो ब्लैंड के अंदर CCP और उसमें क्या हो जाएगा वुडजाइड में। दो टाइप की फॉर्म के अंदर मिलता है जिंक सल्फाइड, एक तो CCP फॉर्म में और एक HCP फॉर्म के अंदर। तो 35 का आंसर बी हो जाएगा। 36 का हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन परऑक्सीनेट्स रिएक्शन विद KiO4 एंड NH2OH रेस्पेक्टिवली इज एक्टिंग एज, तो HiO4 माइनस पर आयोडेट आयन है, अगर आप इसकी रिएक्शन H2O2 से कराओगे तो ये आयोडेट आयन में जाएगा और साथ में आपको मिल जाएगा H2O + O2 मिलेगा। और अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल अमीन से H2O2 की तो नाइट्रोजन निकलेगी, साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2O2 -1 और ये जा रहा है -2 में, तो ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम कर रहा है। और यहाँ पे ये +7 में है और ये +5 में है, और ये इसके तो हो गया रिडक्शन, और -1 से ये 0 में जा रहा है, तो क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। KiO4 वाले भी रिएक्शन के अंदर हम बात करें, H2O2 जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, H2O2 जो हो रहा है ना इसका तो रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो और जो सेकंड रिएक्शन है NH2OH + H2O2 गिव्स N2O, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो NH2OH है, NH2OH का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा NH2OH का, NH2O और ये H। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -1, और यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और H2O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर जाएगा ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन इट्स रिएक्शन विथ KiO4 एंड NH2OH रेस्पेक्टिवली एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग पहली वाली रिएक्शन में तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और दूसरी वाली रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। थोड़ा आप ध्यान से टैकल करना, क्योंकि इसका आंसर जो NTA ने दिया वो गलत दिया है। KiO4 में तो क्या हो रहा है, +7 से +5 में जा रहा है, तो ये हो जाएगा अपना क्या, रिडक्शन। तो HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, उधर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसका जो आंसर जाएगा वो A जाएगा, ठीक है ना, यानी रिड्यूसिंग एजेंट देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में है एसिटोफिनॉन की रिएक्शन है आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनता है, COO- Na+, साथ में बनेगा CHI3 जिसका येलो PPT ऑप्टेन होगा, यानी X तो किसका बनेगा, CHI3 का। उसके बाद जो Y बना उसको हीट किया है, ड्राई डिस्टिलेशन, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, PHC डबल बॉन्ड OPH, और साथ में क्या निकल जाएगा, Na2CO3। फिर इसकी रिएक्शन करा रखी है किससे, ग्रिग्नार्ड से, तो एक जगह PHC इधर OH आ जाएगा, इधर PH लगा हुई है, इधर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो आई थिंक सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। पहली आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, फिर इसको हीट किया, ड्राई डिस्टिलेशन है, तो Na2CO3 एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर बनेगा बेंजोफिनॉन। फिर बेंजोफिनॉन की जो रिएक्शन है वो किससे होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगी, तो इसका ऑप्शन C चल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 है हमारे पास,
38 गिवन नहीं है यहाँ पे, 39 की हम बात करते हैं। प्रोपेन है, सनलाइट है, 2 डिग्री क्रिटिकल ज़्यादा स्टेबल होगा तो 2 क्लोरो प्रोपेन, एक्वस NH से आप रिएक्शन करा दो तो प्रोपेन 2 ऑल फॉर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 39 का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 40 की। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए बफर। बफर क्या होता है, वीक बेस और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है ना, या फिर वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, या फिर वीक एसिड और वीक बेस। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें HCl NaOH बफर नहीं होगा, ये हो जाएगा वीक एसिड उसका स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट। H2SO4 Na2SO4 जो का वो भी बफर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एसिड है और उसका सॉल्ट यहाँ पे। और फोर्थ जो का वो हो जाएगा क्योंकि वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। और बोरेक्स और बोरिक एसिड भी हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी हो जाएगा क्योंकि वीक बेस और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा बी, 40 का बी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 41 की। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। सबके एनाइन बना के देखो किसका एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जेड का एनाइन ये बनेगा, H+ रिलीज़ करने पर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पहली बात तो ये एरोमेटिक हो गया और साइनाइड भी विड्रॉइंग ग्रुप है तो -7 को बहुत ज़बरदस्त स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जेड हो जाएगा। तो जेड की एसिडिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद बात करें जेड के बाद किसका नंबर आएगा, एक्स का, क्योंकि एक्स का जो एनाइन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ये भी एरोमेटिक है लेकिन उससे ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि उसमें साइनाइड भी प्रेजेंट है। तो एक्स जेड फिर एक्स, और इसका जो कैटाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो ZXY, ZXY यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एरोमेटिसिटी प्लस साइनाइड स्टेबलाइज भी कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, तो जेड का एनाइन सबसे स्टेबल है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जेड हो जाएगा। फिर एक्स होगा, एक्स का जो एनाइन है वो एरोमेटिक है और वाई का तो एंटी एरोमेटिक, तो वाई तो लीस्ट एसिडिक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। तो देखो सोडियम नहीं होगा, 2,4 डाइनिट्रोफेनाइल हाइड्रोजन दोनों ही रिएक्शन नहीं करेंगे और इथॉक्साइड से भी रिएक्शन कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर जाएगा बेटा वो जाएगा HgCl2, क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड होता है ना वो HgCl2 के साथ वाइट PPT फॉर्म करता है। किसका, Hg2Cl2 का, Hg2Cl2 का वाइट PPT बनेगा, साथ में CO2 और साथ में क्या फॉर्म होगा, HCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 42 के बाद हम बात करें 43 की। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ प्रोसेस शोन बिलो। ये जितने भी प्रोसेस गिवन है साइक्लिक प्रोसेस हैं और साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो ऑल आर द साइक्लिक प्रोसेस एंड सो चेंज इन ऑल द साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा इज ज़ीरो इन ऑल केसेस, क्योंकि सारे के सारे साइक्लिक केसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है। 44 की बात करें, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन HCl1 इक्विवेलेंट। तो सबसे स्टेबल कैटाइन, पहले आपको सबसे पहले कौन सा कैटाइन बनाना है, सबसे स्टेबल होने से 3 डिग्री कैटाइन बनेगा और 3 डिग्री कैटाइन बनते ही यहाँ पे कौन आके लग जाएगा, Cl लग जाएगा, बाकी ये सब एज इट इज़ रह जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में है अपने पास ऐसा, बी ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो 44 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 45 की बात करें हम, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एरिया ऑफ ऑर्बिट ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी। तो A2/A1 निकालना है अपने को बताया πr2² अपॉन क्या हो जाएगा, πr1²। और r जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n के। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n कितना होगा, 2 होगा। तो ये r तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और ग्राउंड स्टेट के लिए n 1 होगा तो 1 ही रहेगा, 16:1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए n की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया, r तो 4 हो गया और r का भी स्क्वायर किया, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16:1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अब ये क्वेश्चन नंबर 38 जो कि रह गया था, इसमें हमारे से पूछा गया विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्टली गिवन। NH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, इधर भी NH3 है -3, इधर नाइट्रोजन है मैग्नीशियम नाइट्राइड
इस करेक्टली गिवन, यहाँ पे नाइट्रोजन -3 के अंदर होगा तो ये करेक्टली हो गया, और NH2OH के अंदर NH2OH, तो एक ये ले गया, एक इसका है, इसका हो जाएगा -1, +1 दी हुई है तो C आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस पेपर का मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग 150 इज़ ए वेरी गुड स्कोर इन दिस पेपर एंड मोर देन 160 इज़ ए एक्सीलेंट स्कोर इन दिस पेपर। थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट इसके अंदर ज़्यादा पूछा गया है, बट ठीक है, कई बार कैलकुलेटिव अभ्यास टेस्ट रहता है, कई बार बिल्कुल ऐसा अभ्यास टेस्ट है जिसके अंदर हमें केवल 3-4 क्वेश्चन से न्यूमेरिकल वैल्यू मिलते हैं। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है नीट के पेपर को लेकर वो ये कहता है कि नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन से ज़्यादा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बाकी सब क्वेश्चन में डायरेक्ट पढ़ के आंसर देना होता है। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।